एक आम आदमी जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, फाइलर बनना है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इस साल मैंने 5 फाइल्स ली है, वो मैं किस तरह उसको बताऊंगा कि मैंने फाइल्स ली है? वो शो करूंगा अपने एसेट्स? बिल्कुल आप करेंगे। 6 महीने पहले, अगले साल से पहले उसको बेच दिया, उसमें मुझे नुकसान हो गया, तो वो आप नुकसान में तो बताएंगे? नुकसान बताएंगे, इसका गवर्नमेंट मुझे देगी? नहीं, वो तो आपकी जाती एक जो है ना, फायदा हो गया तो टैक्स लेगी, फायदा हो गया तो टैक्स लेगी। मैंने सैलरी ली, टैक्स दे दिया, मैंने पेट्रोल लिया, टैक्स दे दिया, मैंने सब्जी खरीदी, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने बाहर से खाना खाया, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने साइकिल खरीदी, मैंने टैक्स दे दिया। और पाकिस्तानी कौन सा टैक्स मेरा रहता देने वाला, वो तो बता। अदील भाई ये बताइए कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन का क्या फर्क है, या इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे? आपने कहा ना कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, तो इसमें टैक्सेशन के मामला को किस तरह देखने, कौन कौन से टैक्सेस इसमें आते हैं? सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो सबके लिए एक ही है। तो यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, फाइलर, नॉन फाइलर, एलिजिबल, इनएलिजिबल। अच्छा, अब आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये आपको उसी वक्त पता चलेगा। जो नॉन टैक्स पेयर है वो बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा, गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, इस पे मीन्स बनी कि कोई शादी नहीं कर सकेगा, बला बला बला। तो ये इतना पेचीदा निज़ाम क्यों है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी टैक्स क्यों नहीं देते? वजह क्या है? कि बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हमने इस मुल्क में रहना है, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने इस मुल्क में रहना तो मुझे टैक्स देना होगा। जो बंदा टैक्स पेयर नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगा, ना गाड़ी परचेज कर सकेगा, ना वो बैंक अकाउंट खुलवा सकेगा, वो कोई एक्टिविटी कायनात में कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान में नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट है, टैक्स लेती क्यों है? मैं एक कह लूं लेमैन हूं, मुझे कोई पता नहीं है क्यों टैक्स लेती है। मुल्क का निजाम चलाने, निजाम में क्या क्या चीजें आती हैं? ये मेरे घर के बाहर जो गटर का ढक्कन अगर उठा के कोई ले गया ना, तो मुझे ही लगवाना, वो मुझे लगवाना पड़ना है। मेरे घर में अगर पानी खड़ा हो गया मेरी सड़क पे, बारिश से 4 दिन खड़ा है, तो मैंने उसी पानी से गुजरना है। फ्रूट शॉप वाला जिसका अच्छा फ्रूट का सेटअप है, वो उसको पता है मैंने कितना टैक्स पे करना, वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकता है। क्या करेगा उसमें, कैसे लॉगिन करना, कैसे जाना? उसको वकील की जरूरत, दूसरे माशरों में टैक्स पे करने के लिए वकील की जरूरत होती है, पाकिस्तान में क्यों है? FPR पे एक तनकीद भी करूंगा। अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट के इदारे की या गवर्नमेंट की किसी एक्ट की तारीफ कर रहा हूँ, तो मुझे तनकीद करने का भी पूरा हक है। तो अक्सर लोग टैक्स फाइलर भी हैं लेकिन वो पे भी कुछ नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान की जो ATL की लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट है, वो तकरीबन 7.5 मिलियन के करीब है, या ऊपर है या नीचे। फेक फ्लाइंग इनवॉइस क्या है? फेक फ्लाइंग इनवॉइस ये है, तो अंडर सेल इनवॉइसिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बेचते बहुत ज्यादा है, लेकिन टैक्स से बचने के लिए कहते हैं हमारे तो बचती नहीं, हमारी तो सेल ही नहीं। आपने 236C का टैक्स पे किया, वो रिकॉर्ड पे आ गया, वो कभी ना कभी आपको पूछा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, और टॉपिक वो है जो आप और मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बड़ी सारी उसकी आवाजें अब उठ रही हैं हर तरफ से, असेंबली हो, मीडिया हो, बिजनेसमैन हो, सारे इस पे बात कर रहे हैं, चैम्बर्स हो। ये है जी टैक्स के मामला। आज हमारे साथ मौजूद है टैक्स लॉयर अदील हैदर साहब, जिनकी बड़ी ग्रिप है टैक्स के मामला पर। आज उनसे हम डिस्कस करेंगे। अदील साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना वो मौका दिया। जी अदील भाई ये बताइएगा कि इत्तेफाक से अदील साहब और मैं हम एक ही शहर के हैं, इसलिए हमारे ये दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो आज मैंने सोचा कि बगैर फीस के आप इनसे जो सारे मशवरे लें, तो आप भी बगैर फीस के सारा कुछ सुनिए आज। अदील साहब टैक्स के मामला थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा, वकालत कहाँ से की, और थोड़ा सा बस 2-3 जुमलों में कि आप कौन कौन सी आपकी एक्सपर्टीज, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, उसके बाद फिर हम गपशप लगाते हैं। जी मैंने लॉ किया मुल्तान से, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने ज्वाइन ही टैक्स की प्रैक्टिस की। उस्ताद को, शहबाज भट्ट साहब को, एजाज भट्टी साहब को मैंने ज्वाइन किया और उनके साथ एक लंबा अरसा एज अ जूनियर काम किया। फिर उसके बाद 2008 में इंडिपेंडेंट हो गया, और आज तक आपके सामने सिर्फ मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ टैक्स कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से है। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज
कॉर्पोरेट टैक्सेस। अदील भाई ये बताइए कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन का क्या फर्क है, या इसको किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे? आपने कहा ना कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूं, तो इसमें टैक्सेशन के मामला को किस तरह देखने, कौन कौन से टैक्सेस इसमें आते हैं? नहीं साहब, इसमें इस तरह है कि टैक्स पेयर 3 किस्म का है जी। एक इंडिविजुअल है, एक शराकतदारी आ जाती है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, और तीसरा है जो चला जाता है आपका प्राइवेट लिमिटेड में, और जो लिमिटेड कंपनीज है उसमें चली जाती है। इसी तरह जो एफपीआर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने भी इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। आरटीओ, रीजनल टैक्स ऑफिस, सीटीओ, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, और एलटीओ, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। जो आरटीओ है उसके अंदर जो असेसमेंट होती हैं, या जो उसके अंदर डीलिंग होती है, या जो उसके अंदर जो मामला डील किए जाते हैं, वो इंडिविजुअल और एओपी की हद तक किए जाते हैं, पार्टनरशिप की हद तक किए जाते हैं। जो सीटीओ है वहां पे जो मीडियम स्केल की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, सीटीओ के अंदर असेस होती हैं। और जो एलटीओ है, जैसे होंडा आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, टोयोटा बहुत बड़ा ग्रुप है, इसी तरह की जो लकी है, लकी सीमेंट है, और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए एक अलग ऑफिस है एलटीओ। ओके, ठीक है। इसी तरह मगर टैक्सेशन का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ये सबके लिए एक ही है। ओके। सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो सबके लिए एक ही है। उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको अलग-अलग कर दिया गया है, ताकि उनकी जो मामलात है उनको बेहतर तरीके से जो लोग हैं वो देख सकें। क्योंकि आरटीओ में, क्योंकि ये इनिशियल होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें जितने भी जो नए लोग आते हैं उनका ज्यादातर जो पहली पोस्टिंग होती है वो ज्यादातर आरटीओ में होती है, वो काम सीखते हैं। ऑब्वियसली जब एक बंदा नया डिपार्टमेंट में आता है वो काम सीखता है, फिर इसी तरह वो भी ग्रेजुअली फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपने वो होते रहते हैं। अदीब साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो कहते हैं कि टैक्स बहुत कम कलेक्शन, नॉन टैक्स पेयर्स हैं, फिर अब एक आ गई एलिजिबल की टर्म आ गई, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टर्म्स इसकी आती रही। कभी कहते रहे कि जी जो नॉन टैक्स पेयर है वो बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा, गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, इस पे मीन्स बनी कि कोई शादी नहीं कर सकेगा, बला बला बला। तो ये इतना पेचीदा निजाम क्यों है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी टैक्स क्यों नहीं देते? वजह क्या है सर? ये जो इस दफा बजट पेश किया गया, फाइनेंस बिल पेश किया गया, उसके अंदर जो एक चीज थी ना, एक जो उसके अंदर कंडीशन रखी गई थी कि एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी, ठीक है, उसकी एक शामिल की गई, एक शिक शामिल की गई उसके अंदर, और उसके अंदर प्रपोजल के अंदर उसको रखा गया। उससे एटलीस्ट हम लोग बहुत खुश हुए कि ये जितना भी एक जो मेस है ना, ये खत्म होने जा रहा है। वो कैसे खत्म होने जा रहा है कि जो बंदा, देखें, एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग पाकिस्तानी कि हमें सबको इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना है। यहीं से फिर एक मिनट, मुझे बात पहले आपकी उस बात पे आता हूं, थोड़ा समझिए, यहीं पे आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने सैलरी ली, टैक्स दे दिया, मैंने पेट्रोल लिया, टैक्स दे दिया, मैंने सब्जी खरीदी, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने बाहर से खाना खाया, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने साइकिल खरीदी, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने बिस्किट का पैकेट लिया, मैंने टैक्स दे दिया, मैंने पानी पिया, टैक्स दे दिया, ब्रेड ली, टैक्स दे दिया, अंडे लिए, टैक्स दे दिया। अब मुझसे कौन सा टैक्स? उठे, नहाए, साबुन इस्तेमाल किया, उसके ऊपर मैंने टीवी देखा, टैक्स दे दिया, बिजली इस्तेमाल की, उसके ऊपर टैक्स। तो मैं भाई और पाकिस्तानी कौन सा टैक्स मेरा रहता देने वाला? वो तो बता सर, यही चीजें जो हम भी बार जो है ना, वो हुकामे वाला को, एफबीआर के हुकामे वाला को हम ये चीजें गोशगुजार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में 2 किस्म का टैक्स जो है ना वो इस वक्त लागू है। एक डायरेक्ट टैक्सेस है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो रेशियो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। और हम यही कहते हैं कि या तो सिस्टम को डायरेक्ट टैक्सेस पे लेके आए, ठीक है, या डायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके टोटली इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ले जाए, ताकि जैसे आपने भी कहा कि आपने सैलरी ली, सैलरी पर टैक्स दे दिया, ठीक है, आप अपनी लायबिलिटी पूरी करके आ गए,
ठीक है। उसके बाद आप सैलरी लेके आप निकलते हैं, आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में तेल भरवाया, हाँ, उसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया। ठीक है। आप घर आए हैं, आपने बिजली का बल्ब ऑन किया है, लाइट ऑन किया, उसके ऊपर आपने टैक्स शुरू हो गया। आप सुबह उठते हैं, आप नहाए हैं, साबुन इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपने टैक्स दिया। ये जो टैक्सेस हैं ये कहीं पे एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है। ठीक है, एक तो आप टैक्स दिया है डायरेक्ट टैक्स की मद में, ठीक है। और उसके बाद जो इस तरह जो 4 पैसे बच गए उस पर भी टैक्स, जो हमने एक रफ कैलकुलेशन, एक मोहतात अंदाजा है, जो तकरीबन एक जो सैलरी पर्सन है ना, वो तकरीबन अपनी सैलरी का 70%, 65 से 70% जो उसका वो टैक्स पे देते हैं, वो टैक्स पे कर देते हैं, और वो 35-40% जो है वो घर लेके जाता है, जो उसकी जरूरियात जिंदगी में इस्तेमाल करता है। सो यही चीजें हम बार बार जो है ना वो जिक्र करते हैं कि ये गुजारिश भी करते हैं कि ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना करें। नंबर एक चीज को खत्म करने के लिए एक सेक्शन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब उसी चीज को खत्म करने के लिए दूसरा सेक्शन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। होना तो ये चाहिए कि पहले सेक्शन को अनल कर देना चाहिए, उसको डिलीट कर देना चाहिए। अब वो जो पिछला सेक्शन है वो भी इनफील्ड है, और जो नया सेक्शन आ गया वो भी इनफील्ड आ गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को, जो कारोबारी हजरात हैं या जो दूसरे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनका एक एतराज, क्योंकि हम बेसिकली रोल प्ले कर रहे हैं गवर्नमेंट एफपीआर के और टैक्स पेयर के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग मोटिवेट करते हैं, मैं अपनी हद तक कहूंगा, हम लोग मोटिवेट करते हैं कि यार आप लोग टैक्स दें। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हमने इस मुल्क में रहना है, मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने इस मुल्क में रहना है तो मुझे टैक्स देना होगा। ठीक है। अब मैंने अपनी लायबिलिटी पूरी कर दी, मैंने लोगों को मोटिवेट भी किया, मैंने खुद भी टैक्स अदा किया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है दूसरे एंड से, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा दूसरे एंड से डिलीवर नहीं हो पा रहा। एक सेकंड, ये गवर्नमेंट है, पहला तो सवाल मुझे बताइए, टैक्स लेती क्यों है? मैं बिल्कुल, मैं एक कह लूं लेमैन हूं, मुझे कोई पता नहीं है क्यों टैक्स लेती है। मुल्क का निजाम चलाने के निजाम में क्या क्या चीजें आती हैं? निजाम में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, उसमें एलडीए भी आता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी आती जी, हैं, उसमें आपकी सड़कें बन रही हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी आती बिल्कुल हैं, आ रही हैं, उसमें आपकी वापडा भी आती है, पुलिस भी, सिक्योरिटी एजेंसीज भी आती हैं, सब कुछ उनकी पे जाती है। एग्रीड। मुझे ये बताएं कि क्या वो जो सारी बेसिक नेसेसिटीज जिसके लिए एक आम इंडिविजुअल टैक्स देता है वो मिलती हैं? ये मैं इसी बात पे आ रहा था कि जब हम किसी को कहते हैं कि जी आप इतना टैक्स आपको पे करना चाहिए, तो उसका आर्गुमेंट, जो काउंटर आर्गुमेंट होता है, वो कहता है मैं क्यों टैक्स पे करूं, मुझे हुकूमत ने क्या दिया। सो हम उसको मोटिवेट मैं इस तरह से करता हूं कि अगर फर्ज किया आपने 1 लाख रुपया टैक्स दिया, आप ये समझते हैं कि मेरी लोगों का ये कहना है कि जी मेरा जो पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों में चला जाता है, कुछ करप्शन की नजर हो जाता है। अच्छा, इसको हम इस टॉपिक पे नहीं आते। नहीं, मैं ये मोटिवेशन, मैं अदील भाई, मैं इस तरफ आता हूँ। आम बंदे का कंसर्न पता क्या होता है कि मुझे क्या मिला? नहीं, मुझे ये मेरे घर के बाहर जो गटर का ढक्कन अगर उठा के कोई ले गया ना, तो मुझे लगवाना, वो मुझे लगवाना पड़ना है। मेरे घर में अगर पानी खड़ा हो गया मेरी सड़क पे, बारिश से 4-4 दिन खड़ा है, तो मैंने उसी पानी से गुजरना है। अच्छा, फिर मैं सोचता हूं कि मैंने टैक्स भी देना है, तो मैं जब निकलता, फिर मैंने गार्ड अगर अपने एरिया में रखना है तो सिक्योरिटी के लिए मैंने खुद रखना है। अगर मेरी गली की स्ट्रीट लाइट का बल्ब खराब हो गया तो वो हमने पैसे इकट्ठे करके अपनी कम्युनिटी ने खुद लगा, कम्युनिटी है जो सर्विस चार्जेस लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मसला आता है कि ये अगर फैसिलिटीज दी जाए तो किसका दिल नहीं करेगा कि वो टैक्स देगा? यहाँ पे एक प्रॉब्लम। अगला सवाल, चले ये तो हमने आइडेंटिफाई, ये गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी पे ये सवाल आता है कि अगर वो थोड़ा कर रही है, ज्यादा कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो जितना कर रही है उसके अकॉर्डिंगली वो लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करे, और गवर्नमेंट कर भी रही है। ओके, ठीक है, गवर्नमेंट कर भी रही है। मैं उसका आपको आर्गुमेंट ये दूंगा कि पूरे पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों का नेटवर्क मौजूद है जी। सरकारी स्कूल की फीस क्या है? हम देखें, हम लाहौर में बैठे हैं ना जी, हम किसी और नजर से दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। आप थोड़ा सा रिमोट एरियाज में चले जाएं, वहां पे आपको सरकारी स्कूल मिलेगा,
उसकी कितनी फीस है? नहीं, वो 15 no doubt, सुन ले। खाने भी है, सब कुछ सर है। मेरी अर्ज सुन ले ना, मेरी अर्ज सुन ले। मैं इस निजाम के मैं भी क्रिटिक्स में शामिल हूँ, ठीक है, मगर इसके जो रोशन बेनिफिशियरीज हैं, वो बेनिफिशियरी उसका भी जिक्र मेरिट पे तो हम इसी वजह से बहस कर सकते हैं ना, इसी बेस पे कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं है कि नहीं डिलीवर करते 20 रुपए फीस है, हैं। वहां से डॉक्टर भी बन रहे हैं रिमोट ठीक एरिया है। से। हम दोनों भी एक शॉर्ट मॉडल से बिल्कुल इलाके से हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हमें अगर यहाँ पे हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए जी, हैं, जी। टाट वाले स्कूलों से पढ़ के आए हैं, तो आप ये सोचें कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, जहां पे ट्रांसपोर्ट का निजाम सही नहीं है, जहां पे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अवेलेबल नहीं है, वहां पे एक स्कूल है, वहां पे एक अस्पताल मौजूद है। ठीक, हम लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, मगर जो वहां पे एक आम आदमी का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में जाता है जी। उसी में से जो कोयले की कान है उसमें से हीरा निकलता है, बेशक। निकलता है। अब उसमें जो स्कूल की फीस है, वो स्कूल की फीस 20 रुपए है, ये 15 रुपए है। हाँ, ठीक है, अब उस मास्टर की जो उस्ताद है उसकी तनख्वाह 60, 70, 80 हजार रुपए है। ठीक है। ठीक है, और वो भी जो फीस 15-20 रुपए रखी गई है, वो भी जस्ट एज अ टोकन कह लें आप। अच्छा, चलें, मैं समझ गया। पैसा खर्च होता है, आप सड़क पे जाते हैं। अब मैं अपने ऑफिस से उठ के आपके ऑफिस में आया, हाँ। मुझे बहुत कम जगहों पे ऐसी सड़क मिली जहां पे मुझे खड्डे मिले, वरना सड़क मौजूद हाँ, थी। ठीक है, वो तो ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जितनी ये चीजें हैं। अवेयरनेस के लिए हम बात कर रहे हैं, कोई तनकीद का मतलब है लोगों हाँ। को पता चले कि उनको मिल क्या रहा है। Yes। अच्छा, ये तो सवाल लोगों के होते हैं ना। हॉस्पिटल्स है, वहां पे चले दवाई मिलती है नहीं मिलती, डॉक्टर एक एमबीबीएस क्वालिफाइड बैठा हुआ है। ऐसी बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, दूसरी बात मुझे अब ये बताइएगा कि जो असल बात जिसके लिए हम जी, आज जी। इकट्ठे हुए हैं, कि एक आम बंदे के लिए टैक्स पे करने का निजाम बहुत पेचीदा है। बहुत पेचीदा। क्या एक रेडी वाला या एक फ्रूट शॉप वाला जिसका अच्छा फ्रूट का सेटअप है, वो उसको पता है मैंने कितना टैक्स पे करना, वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकता है? क्या करेगा उसमें? कैसे लॉग इन करना, कैसे जाना? उसको वकील की जरूरत, दूसरे माशरों में टैक्स पे करने के लिए वकील की जरूरत होती है, पाकिस्तान में क्यों है? सर, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी एक वकील की जरूरत, एक टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत बहरहाल है। अच्छा, अब आप आ गए हैं, अब आपने बात की कि एक रेडी वाला या एक खोखे वाला, ठीक है ना, वो क्यों टैक्स पे करे, या उसकी वो कैसे income कर सकता है? वो कैसे करे? हाँ, मैं क्यों नहीं, अब मैं कैसे यहाँ पे? पे एफबीआर पे एक तनकीद भी करूंगा। अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट के इदारे की, या गवर्नमेंट की किसी एक्ट की तारीफ कर रहा हूँ, तो मुझे तनकीद करने का भी पूरा हक है। तनकीद में ये करूंगा कि चंद बाबू लोग बैठते हैं, वो एक लॉ बना देते हैं, उसको ऑर्डिनेंस या एक्ट का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल टैक्स एक्ट है। आज तक जो प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन है, जो ग्रास रूट लेवल पे एक आम बंदे को मोटिवेट करने के लिए, देखिए मोटिवेशन किस लिए करते हैं, आप ल्यूक्रेटिव चीजें देते हैं, ऑफर्स देते हैं, ऑफर्स देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको हम एक सिस्टम में लेके आना चाह रहे हैं, एक नेट में लेके आना बिल्कुल चाह रहे ठीक हैं, आपको ये बेनिफिट्स होंगे उसके। ठीक है। आज तक आप मीडिया से रिलेट करते हैं, जी जी, आपको मेरे से ज्यादा इस चीज का पता है। मुझे ये बताएं कि आज तक पाकिस्तान में ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स कितनी चली हैं? हालांकि ये पॉसिबल है कि आपके ये जो बाहर रेडी वाला बैठा हुआ है, एक फल फरोश बैठा हुआ है, या एक उसने सड़क के ऊपर ही एक दुकान से जाके बैठा हुआ है, हो सकता है कि वो महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा हो, कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, हो सकता है 3 लाख रुपए कमा जी रहा हो, कमाते हैं, वो टैक्सेबल इनकम में आ गया ना। आ गया। आप मुझे ये बताएं कि आप मीडिया से हैं और एक लंबे अरसे से मीडिया में हैं, मुझे ये बताएं कि आज तक आपने कितनी कैंपेन्स ऐसी देखी हैं कि जो एक आम टैक्स बंदा जो है, जो टैक्स नहीं पे कर रहा और जिसे टैक्स पे करना चाहिए और उसको पता भी नहीं है। असल में कैंपेन सिर्फ ये होती है कि टैक्स पे करें, तरीकाकार का नहीं पता होता कि कैसे करें। जी, आसानी नहीं पैदा कुछ की जाती। जो फेमिलियर चेहरे हैं उनकी टीवी पे ऐड चला दी जाती है कि जी आप अपना टैक्स जो है बर वक्त अदा करें। जी, आपको ये कैंपेन चलाने की जरूरत है थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि टैक्स आपने क्यों देना है, आपके ऊपर टैक्स लायबल है, आपने देना है, आप देंगे तो आपको इसके ये बेनिफिट्स होंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो ये अभी कैटेगरी आई है एलिजिबल की और नॉन एलिजिबल की,
इसमें क्या फर्क है, किस तरह इसको मैं determine पहले ये करेंगे? बात कर रहा था कि एलिजिबिलिटी पे जो प्रपोजल आई थी ना, उसमें ये था कि जो बंदा टैक्स पेयर नहीं है, ठीक है, वो पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगा, ना गाड़ी परचेज कर सकेगा, ना वो बैंक अकाउंट खुलवा सकेगा, वो कोई एक्टिविटी कायनात में कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान में नहीं कर सकता। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक थी, ठीक ठीक, हम ये इसके हक में है। ठीक है, मैं टैक्स पेमेंट के तरफ मेरा ज्यादा जो है ना वो झुकाव है। हाँ ठीक है, होना भी चाहिए, होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी As a हमें पाकिस्तानी कहना होना चाहिए, चाहिए। इसको प्रमोट करना मगर चाहिए। उसको अब उसके अंदर जो बिल पास हुआ, जो एक्ट की सूरत ऑर्डिनेंस का एक हिस्सा बना, असेंबली ने पास किया, उसके अंदर ये क्या किया गया कि आप टैक्स नहीं पे करते, आप 70 लाख रुपए तक गाड़ी ले सकते हैं। क्यों भाई? आप डबल टैक्सेशन पे कर दें, आप 70 लाख रुपए की गाड़ी क्यों? आप 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले लें, क्यों? 5 करोड़ रुपए का आप किसी अच्छी सोसाइटी में जाके एक प्लॉट ले लेते हैं। हाँ ठीक है, एक घर मिल जाता है 5 करोड़ रुपए का। अब मिल जाता है। अब 5 करोड़ रुपए किसी ने कमाया ना, या तो वो ये बताए कि जी मैंने इलीगल मीन से ये पैसे कमाए। अच्छा, अगर उससे उसने लीगल उससे मीन से सोर्स भी कमाए- नहीं पूछा जाएगा? सर बात ये है कि वो नॉन फाइलर, एक तो यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, फाइलर, नॉन फाइलर, एलिजिबल, इनएलिजिबल। अच्छा, अब आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये आपको उसी वक्त पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, अच्छा, आप ये, हम इसको अपनी जुबान में, जब हम टैक्स कंसल्टेंट हजरात जो दोस्त बैठते हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक एमनेस्टी दे दी गई जो फॉर एवर है। अच्छा, एमनेस्टी जब लॉन्च की जाती है, एमनेस्टी ऑफर की जाती है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है ठीक है, कि आपने फलां डेट तक अगर आपके पास कोई ऐसे असासाजात मौजूद हैं जो आज तक डिक्लेयर नहीं किए और वो आपके लीगल मीन से कमाए हुए हैं। 3 किस्म की जो है ना वो पैसे है ना, हाँ, एक व्हाइट मनी है, एक ग्रे मनी है, एक ब्लैक मनी है। ठीक है। ब्लैक मनी का तो खैर डिस्कशन ही करना। ग्रे मनी वो है जो आपने पैसे कमाए लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ग्रे मनी है। आपके पास अगर कोई ग्रे मनी है, आप वो डिक्लेयर कर दें, ये टाइम पीरियड, ये कट हाँ, ऑफ। इसी में होता है ना, इतने मगर परसेंटेज यहाँ पे पे टैक्स क्या किया गया, एक जो नॉन फाइलर बंदा है, जो टैक्स, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान, मेरे समेत, कि सारा पाकिस्तान को टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं। ठीक है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी नहीं, कुछ जो है ना, अगर कोई बंदा चाहे तो वो 70 लाख रुपए वो टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता ना, इट्स ओके, वो 70 लाख रुपए तक डबल टैक्सेशन पे करके। डबल टैक्सेशन कैसे, दोबारा बताइए? नॉन फाइलर के रेट डिफरेंट है ना। अच्छा, तो फिर उसका ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहां से है? तो सर यही तो एमनेस्टी इसी को कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, इसी चीज को तो एमनेस्टी पे कह रहा हूँ। उसके वाइट हो गए, वो व्हाइट हुए या ब्लैक हुए या ग्रे हुए, इस चीज से कता नजर, उसने डबल टैक्सेशन पे कर दी, अब वो गाड़ी ले रहा है। ठीक है, अब प्रोविजन आपने रख दी ना हाँ लॉ में। ठीक है, मेरे पे जब कल को नोटिस आएगा तो मैं ये कहूंगा ना कि जनाब इट्स ओके, आपने कहा ना कि आप टैक्स नहीं पे करते, इट्स ओके, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको इतने % टैक्स लगेगा, अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो आपको डबल टैक्सेशन पे आना पड़ेगा। तो मैंने सर दे दिया, मैंने डबल टैक्स दे दिया। वो कहते हैं ना, नील फाइल कर देते हैं जी, कोई टैक्स नहीं है मेरे पे, एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो अक्सर लोग टैक्स फाइलर भी हैं लेकिन वो पे भी कुछ नहीं करते। इस वक्त पाकिस्तान की जो ATL की लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट है, वो तकरीबन 7.5 मिलियन के करीब है, या ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, उसमें से तकरीबन जो आप जिस चीज की आपने निशानदेही की है, नील फाइलर वाले, जो सिर्फ इसलिए फाइलर बनते हैं कि वो अपना 3% या 4% या एक्स्ट्रा टैक्स जो फाइलर नॉन फाइलर का जो डिफरेंस है वो बचा सकें, वो किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल बंदे के पास जाते हैं, वो जो कहते हैं यार कर दें, वो कहते हैं वो चंद रुपए लेके वो उसकी रिटर्न नील की फाइल कर देता है। अब सिस्टम में कोई ऐसे मौजूद नहीं है पैरामीटर्स कि वो उसको ये रोक दे कि आप ये चीज फलान नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है, अब ये चीजें ऐसी, वो फाइलर तो है ना। हाँ, अब ये चीजें ऐसी लेके आ रहे हैं। अब सिस्टम जो फाइनेंस एक्ट 2025 है, 2024 है, 2025 है, इसके अंदर ये 2 जो साल गुजरे हैं, इसके अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं, हम सुनते भी आ रहे थे। दिसंबर 2024 में भी एक बिल पेश हुआ था, शायद आपके नॉलेज में हो, इल्म में हो वो, कि वो बिल पेश हुआ था मगर उसके ऊपर बहस नहीं हो सकी थी और वो पास नहीं हो सका था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका काफी हिस्सा जो है ना वो फाइनेंस एक्ट 2025 में उसका हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, उसके अंदर ये था कि अगर मैं फाइलर हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है,
जो मेरी डिक्लेयर्ड मनी है किसी भी सोर्स में पड़ा हुआ है, तो अगर मुझे 1.5 करोड़ रुपए की या मुझे 3 करोड़ रुपए की कोई चीज परचेज करनी है तो मुझे एक कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबल नॉन एलिजिबल की टर्म यहाँ पे हाँ, वो उस पे फिर बहस बड़ी हुई कि वहां अलग से हुआ, वो नहीं उसका ये था कि अगर फर्ज किया कि मेरी इनहेरिटेंस आई है, मेरे पास आज पैसे कुछ नहीं है, मेरी इनहेरिटेंस आई 5 करोड़ रुपया, ठीक है, मुझे जाके जस्टिफाई करना होगा कि जनाब ये मेरी इनहेरिटेंस आई है, थ्रू बैंकिंग चैनल आई है, थ्रू कोर्ट डिक्री आई है, तो मुझे जस्टिफाई करना होगा कमिश्नर को, कमिश्नर मुझे अप्रूवल दे देगा, मैं खरीद लूंगा, दैट इज गुड, ठीक है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और ये होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्यों गाड़ी ले लूं, मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्यों जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी कैसे परचेज कर सकता हूँ। अच्छा, ये एक ये जो बड़ा होना चाहिए था और ये हो रहा है। ओके, एक थ्रेट और है कि जो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो टैक्स नहीं देते, जो सेल टैक्स वगैरह नहीं देते, उनको पकड़े, उनकी जमानत भी नहीं होगी, तो ये ठीक है? वो एविजन के हवाले से है, सेल्स टैक्स की एविजन में है। सेल्स टैक्स में ऐसे ऐसे फ्रॉड आ गए हैं नईम साहब कि हमें खुद समटाइम्स ये होता है कि हम क्योंकि इसी फील्ड में हमें सारी चीजों का इन आउट का नॉलेज भी होता है, देख भी रहे होते हैं। कुछ फ्रॉड ऐसे हैं कि वो हमें खुद हमारे नॉलेज में पहली दफा आते हैं कि यार ऐसे भी हो सकता है। हाँ। अब जो बंदा सेल टैक्स फ्रॉड कर रहा है, जो फेक फ्लाइंग इनवॉइस, अब आपकी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती असल में। जो अब आपने बात की सजाओं की कि सजाएं दी जाएंगी, उसके लिए सेक्शंस भी इंसर्ट किए गए सेल टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी। देखें, जो बंदा तो टैक्स फ्रॉड करता है उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। फेक फ्लाइंग इनवॉइस क्या है? फेक फ्लाइंग इनवॉइस ये है कि आप 18% का क्रेडिट ले रहे हैं। ओके, एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एक चीज आपने परचेज नहीं की, ओके, उसकी पेमेंट नहीं की, आपकी कंपनी भी फेक है। ओके, एवं एक कंपनी बनाई हुई है एबीसी एंटरप्राइजेस। एबीसी एंटरप्राइजेस सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसने कहीं से इनपुट जो है ना सेल टैक्स का इनपुट ले लिया। अब आगे वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना अन्नेवाह, अन्नेवाह चला रहा है। हालांकि एचएस कोड्स भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, अन्नेवाह चला रहा है। आपके पास टेक्सटाइल का एचएस कोड है, एक तीसरे बंदे को टेक्सटाइल की कोई चीज चाहिए, वो आपसे फेक फ्लाइंग इनवॉइस खरीद लेगा जिसका पीछे कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है ही नहीं है, सिर्फ एक वो रसीद ही रसीद है। वो सिस्टम के थ्रू पुट करेगा, आपको इनपुट मिलेगा, आप उसको क्लेम करेंगे, 18% का क्लेम आपके पास आ गया। अब उसमें गवर्नमेंट एक्सचेकर का क्या नुकसान हो रहा है? 18% का। ओके, और इस चीज को कब बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, जो एक करते हैं कि ज्यादा चीजें मगर उसके लिए एक हल है, उसके लिए एक हल है। वो ये हल है कि जैसे पूरी दुनिया में यूएई में चले जाएं आप, बाकी ममालिक में चले जाएं, वहां पे वैट सिस्टम है। ओके, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप एक सिंगल डिजिट, यूएई में शायद 5% है, जितना भी है, आप सिंगल डिजिट वैट लगा दें, उससे आपको जो आज आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन हो रही है ना, वो उससे कहीं ज्यादा होगी। और उससे होगा क्या? फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का भी सारा ये खांचा बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जो रिफंड है, जो रिफंड लिए जाते हैं सेल टैक्स में, फ्रॉडुलेंटली रिफंड लिए जाते हैं, मिलते हैं अच्छा, सेल टैक्स में मिलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कुछ मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, वो भी बंद हो जाएगा और आपका सिस्टम एक स्मूथ हो जाएगा। आपका कोई इनपुट नहीं है, कोई क्लेमेंट नहीं है उस इनपुट का। आपने डायरेक्ट बेसिकली सेल टैक्स है क्या, आपने एंड कंज्यूमर ने सेल टैक्स पे करना है। ठीक है, आप वो वैल्यू एडिशन की सूरत में लगा दें, एंड कंज्यूमर ने पे करना है ना, तो एंड कंज्यूमर तो पे कर रहा है। अंडर सेल इनवॉइसिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बेचते बहुत ज्यादा है, लेकिन टैक्स से बचने के लिए कहते हैं हमारे तो बचत ही नहीं, हमारी तो सेल ही नहीं। वो फिर उसको वो जस्टिफाई भी उन्हें उसी तरह ही करना पड़ता है, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी वो उसी तरह ही करते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट उनकी मैच नहीं, ये भी तो चोरी हो रही है ना। वो चोरी हो रही है, इसको पकड़ने के बेशुमार तरीके हैं। इनके लिए ये कहा कि अगर जो पकड़ा गया तो अंदर जाएगा। जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने फर्ज करें, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। 50,000 यूनिट बेचा तो वो कहते हैं हमने 2,000 सिर्फ 2,000 बेचा। अब आप इसके तरीकेकार है, इसके तरीकेकार ये आप बिजली का इस्तेमाल देख लें उनका।
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो किसी ना वो सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है? या बिजली है या गैस है। हाँ ठीक है। या उसकी बिजली चलेगी या गैस चलेगी, उसका बिल उठा के देख लें आप। तो बिल नहीं, आजकल तो वो चल रहे हैं ना, सोलर लगे। तो सोलर उसकी देखें, कोई भी मशीन है वो हॉर्स पावर पे चलती है। ठीक है। हॉर्स पावर से आप यूनिट पर आवर निकाल सकते हैं। 2 दिन आप बंदा वहां पे बैठाएं, उसके प्रोडक्शन का पता चल जाएगा। आखिरी वन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, दिल साहब ये बताइए कि एक आम आदमी जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, फाइलर बनना है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जी, मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले बताऊंगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। एक आम मिथ जो पाई जाती है ना, जब लिटिगेशन में हमारे पास केस आता है ना, असेसमेंट्स हो जाती हैं, टैक्सेस लग जाते हैं, तो हमारे पास यार वो एक पंजाबी में बात आती है, यार वो जनाना एक बंदा है, वो साल बाद साढ़े को आता है, तो वो आप ही भरपूर दिन सानू तो पता नहीं। यूजुअली ऐसे ही होता है। ठीक है, नहीं, ये गलत प्रैक्टिस जो है ना, ये हमारा जो टैक्स पेयर है ये गलत प्रैक्टिस कर रहा है। नंबर 1 सबसे पहली बात ये कि आपके जितने एसेट्स हैं वो मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं। ठीक है। आपको लाजिम डिक्लेयर करने। ठीक है। ठीक है। अब आ गई बात कि बैंक अकाउंट्स कितने हैं, आप अपने तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करें। ठीक है। आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, वो तमाम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करें। ठीक है। जस्टिफाई करें उन्हें। ठीक है। देखिए, कोई बंदा पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि काला काम कर रहा है ना। ठीक है। 2 नंबर काम कर रहा है तो उससे पैसे आ रहे हैं। 1% होंगे लोग कर रहे होंगे, मगर उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। 99% लोग तो ग्रे मनी से ये करके और फजूल में वो कंसीलमेंट्स रख लेते हैं। कंसीलमेंट छुपती नहीं है। ओके, ऐसा ही। आपने प्रॉपर्टी परचेज की, आपने उसके ऊपर 236 का टैक्स पे किया। ठीक है। वो रिकॉर्ड में आ गया एफबीआर के, वो आपको 2 साल बाद पूछे, 3 साल बाद पूछे, आपको नोटिस आएगा। आपने प्रॉपर्टी सेल की, वो रिकॉर्ड पे आ गया, आपने 236 का टैक्स पे किया, वो रिकॉर्ड पे आ गया, वो कभी ना कभी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। इसलिए ये तो आप जेन से निकाल देना कि पता ही नहीं चलेगा किसी को। ठीक है। सो एक तो अपनी तमाम जितने एसेट्स, खा वो मूवेबल हैं खा वो इमूवेबल है, अगर वो अकाउंट 0 भी है, यार ये तो अकाउंट हमारे पास एक आम प्रैक्टिस है ना, यार वो तो अकाउंट हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसने चाहे 3,000 रुपया पे होना है, वो 3,000 रुपया पड़ा, वो आपके नाम पे एक अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है। या बंद करवा दें या उसे बंद करवाएं या डिक्लेयर करें। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कौन कौन से, अब इसमें वेरी करता है कि कौन बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर तो सैलरीड क्लास है, सैलरी वाले बंदे को जो वो सैलरी लेके आया है, उसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका एम्प्लॉयर है, अगर वो बैंक से रिसीव कर रहा है तो सैलरी, हाँ, अगर वो कैश ले रहे हैं, 50,000 से नीचे होगा तो वो कैश लेगा ना। ठीक है। 50,000 से तो ऊपर लॉ कहता है कि आप थ्रू बैंकिंग चैनल। ठीक है। आपका एम्प्लॉयर जो है ही इज बाउंड टू कि वो आपका टैक्स डिडक्ट करे और गवर्नमेंट टैक्स चक्कर में जमा करवाए। जब वो गवर्नमेंट टैक्स चक्कर में जमा करवाएगा तो वो उसे सीपीआर मिलती है, जिसे आप टैक्स चालान भी कह सकते हैं, रसीद भी कह सकते हैं। वो अपनी जो है सर्टिफिकेट कह लें, वो अपना सर्टिफिकेट उससे एम्प्लॉयर से ले और वो उसके एज पर जो सैलरी होगी ना, उसके अगेंस्ट उसका टैक्स कटा होगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट ले, अपने एसेट ले, वो वहां पे तमाम डिक्लेयर करे। ठीक है। ठीक है। जो उसका एक्सेस टैक्स बना हुआ है वो अपने उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसको एंटर करे और ऑटोमेटिकली रिफंड में आ जाएगा। रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक अलग से सवाल है, जो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का सवाल है। अब आ गया बिजनेस क्लास। बिजनेस में आपने सेल की, फर्ज किया कि 1 साल में 5 करोड़ रुपए की। ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज शामिल है? आप एक ट्रेडर है, आप ऑब्वियसली सेल कर रहे हैं, कुछ परचेज करके सेल कर रहे हैं ना, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जाहिर है। वो आपने परचेज किया, एक तो उसमें से परचेज जितनी है वो अमाउंट निकल जाएगी। ठीक है। उसके ऊपर ओवरहेड्स जितने हैं वो आपके बिजनेस एक्सपेंसेस है, वो भी निकल जाएंगे, वो भी निकलेंगे। अल्टीमेटली आपने एक ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, फर्ज किया कि 50 लाख रुपए, वो आ जाती है टैक्सेबल अमाउंट आ गई आपकी। ठीक है। हाँ, 50 लाख रुपए कमाया। उसके बाद आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। ठीक है। वो बिजनेस के एक्सपेंसेस कौन से हैं? बिजली का बिल दिया आपने, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट की है तो वो यूटिलिटीज जितनी है, सैलरीज दी है, कोई बंदा आ गया आपके पास, आपने टैक्स पिछले साल पे किया, वो उसके अंदर आपकी नेट इनकम रह गई है 15 लाख रुपया। ठीक है।
15 लाख रुपए के ऊपर सिस्टम आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। जितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है बिजली के बिल की मद में, मोबाइल की मद में, टेलीफोन की मद में या व्हाट्सएवर कहीं पे भी, वो उसके अंदर एंटर करेंगे, वो उसके अंदर से लेस हो जाएगा। बाकी अगर लाइबिलिटी बचेगी तो लाइबिलिटी आपके पास आ जाएगी, वो आपने पे करनी होगी अंडर सेक्शन 37। और अगर आपकी रिफंड बनता है तो वो ऑटोमेटिकली रिफंड में शो हो जाएगा। अच्छा, आपकी आमदन है, आपकी जो बीवी है, घरेलू वाइफ है, हाउस वाइफ है, उस पर भी टैक्स बनता है? उस पर किस चीज का टैक्स है? अगर उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है? नहीं, प्रॉपर्टी का तो कोई टैक्स नहीं, तो वेल्थ टैक्स होता था जो 1999 में मुशर्रफ ने खत्म कर दिया था। ओके, लेकिन मैं हस्बैंड वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा कि मेरी बीवी के नाम पे ये प्रॉपर्टी? वो आपकी बीवी के नाम पे है, वो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं? आपको क्यों? आपके नाम पे नहीं है ना। ओके, अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आजकल प्रॉपर्टी में बहुत चलता है कि हाँ, उसका एक चीज है ये आम लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपका जो पॉडकास्ट है ये ब्रॉडकास्ट होगा। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी लेके दे रहा है तो उसका एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है कि हस्बैंड बंदे के पास वो शो करेगा कि मैंने अपनी बीवी को नहीं, वो सबसे पहले तो उसके पास पैसे होने चाहिए। अब वही ना, वो शो करेगा अपने अकाउंट में, उसकी वाइफ के अकाउंट में थ्रू बैंकिंग चैनल देगा गिफ्ट की सूरत में। हाँ, ठीक है। तो जो बीवी है उसकी उस अकाउंट, अपने जाती अकाउंट से उसकी पेमेंट करेगी। अच्छा, एक और चीज, एक हाउस वाइफ है, उसके अकाउंट में शौहर ट्रांसफर करता है घर के खर्चों के लिए पैसे, ओके, वो टैक्सेबल? आप टैक्स तो दे के आए हैं, तो वो आपके पर्सनल एक्सपेंस है ना। 15 लाख रुपए जो मैंने कैलकुलेशन नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैंने तो दे दिया, मैंने अपनी बीवी को दे दिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख, लाख। आप घर का खर्चा दे रहे हैं ना। हाँ, तो वो बीवी के टैक्स। ओके, ठीक है, वो उसकी इनकम थोड़ी है। अच्छा, वो तो घर चला रही है ना। अच्छा, एक और चीज, जो आजकल प्रॉपर्टी में फाइल्स होती हैं उस पे तो कोई वो नहीं लगता, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, कुछ नहीं होता। वो तो आप दे रहे हैं डेवलपर को, वो आपको 14 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो उसका प्लॉट मिलता है। तो क्या उसको मैंने इस साल मैंने 5 फाइल्स ली हैं, वो मैं किस तरह उसको बताऊंगा कि मैंने फाइल्स ली हैं? वो शो करूंगा अपने एसेट्स में? बिल्कुल आप करेंगे। ओके, आप वहां पे लिखेंगे कि फलां फाइल है, फलां सोसाइटी में है, इतने मरले की है, इतने स्क्वायर फीट प्लॉट है। प्लॉट नहीं है ना, प्लॉट नहीं है ना, वो तो इंस्टॉलमेंट है। नहीं, आप किसी पीस ऑफ लैंड की तो अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना। 5 मरला के अगेंस्ट दे रहे हैं, 10 मरला 5 मरला के अगेंस्ट में दे रहा हूँ। मुझे 5 मरला पीस ऑफ पेपर मिला, एक पीस ऑफ पेपर मिल गया। हाँ। पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि जी आपका 5 मरला प्लॉट के अगेंस्ट ये फाइल है। ठीक है, ठीक है, और इस फाइल का नंबर ये है। नंबर ये है, प्लॉट नंबर नहीं लिखा होगा उसके ऊपर, फाइल नंबर, फाइल नंबर ये है। आप 5 मरला प्लॉट फाइल लिखेंगे, फाइल का नंबर लिखेंगे, उसके ऊपर जितनी आपने इंस्टॉलमेंट दे, डाउन पेमेंट दे दी या साल में जितनी इंस्टॉलमेंट दे दी, वो आप एंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। और उसके साथ एक नरेशन लिख देंगे कि ऑन इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, क्योंकि अगले साल में जब अगले साल से पहले मैंने 6 महीने पहले, अगले साल से पहले उसको बेच दिया, उसमें मुझे नुकसान हो गया, तो वो आप नुकसान में तो बताएंगे। नुकसान बताएंगे, इसका गवर्नमेंट मुझे देगी? नहीं, वो तो आपकी जाती एक जो है ना। फायदा हो गया तो टैक्स लेगी, फायदा हो गया तो टैक्स लेगी। वो गेन टैक्स की सूरत में लेगी। ये वो तो गेन टैक्स में, लेकिन नुकसान हो गया तो फिर भी तो देना चाहिए। वो आपका अपना है। अच्छा, वो मेरा अपना, ठीक है। चले जी अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये इसका यूजुअली हम, चूंकि मैं ये बात कर रहा था इसलिए कि प्रॉपर्टी के फाइल्स वगैरह का काम होता है, आम लोग करते ना, उनको पता होता ना, उसका रिकॉर्ड होता है। यूजुअली 5-10 दिन में अंदर में ये ट्रांजेक्शंस हो जाती हैं, तो फिर क्या करेंगे? मैं एक मोटी सी आपको बात, नहीं, मुझे सिर्फ, हाँ, ये बड़ी मुझे मोटी सी बात, एक बात आ गई, पहले उसमें आप फिर मोटी भी बता दीजिएगा, ब्रीफ भी बता दीजिएगा। अच्छा, वो ये कि फाइल्स का जो काम करते हैं प्रॉपर्टी में, वो तो दिनों के हिसाब से, मैंने तो इंडिविजुअली तो साल बाद देनी है। अगर उस दिन में 3-4 दिनों में ट्रांजैक्शन हो गई या 10 दिनों में, महीने में, तो वो रिकॉर्ड कैसे? अच्छा, वो लिख के बता देंगे कि इतने दिनों में हुई। आपने फर्ज किया 1 साल में 6 फाइलों का काम किया जी, या 60 फाइलों का किया, या व्हाटएवर जितने, उसका लेजर मैं बनाऊंगा। आप एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, कि जी मैंने फलां फाइल फलां तारीख को खरीदी, फलां महीने में बेच दी, ठीक है, उसमें मुझे इतने पैसे बचे। ओके, दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, सिर्फ उसमें फिर नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है, उधर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है ना। हाँ, आप अदर सोर्स ऑफ इनकम में डाल देंगे कि जी मेरी अदर सोर्स ऑफ इनकम ये है, ये इतने फाइल्स बेची थी, इतनी खरीदी थी, वो सिर्फ वैसे ही लिख बता देंगे। अगर कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा कि मैंने इतनी फाइल्स खरीदी थी, इतनी बेच दी। अदर सोर्सेज बता दें, अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब वो जो आप मोटी बात बताने लगे, मोटी बात ये है कि इंसान बिजनेस करता है,
किसी भी सूरत में कमाई करता है, किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए जी। पैसा का यूटिलाइजेशन कहाँ पे है? कोई एसेट में कन्वर्ट करेगा, हाँ, ये खर्चों के लिए ज्यादा खर्चों के लिए तो बहुत कम पाकिस्तान में बंदे लाइवलीहुड के लिए बनाते हैं सर। कितने परसेंट है सर? ये अभी कल की बात है, एक स्कैंडल अभी जो है ना वो उभर रहा है, पता नहीं मुझे उसकी हकीकत क्या है, कि जी 8 शायद अरब डॉलर या 2000 अरब रुपया पाकिस्तानी जो फ्लाई कर गया है बाहर दूसरे मुमालिक में, और वो नेशनलिटीज ली हैं। आई डोंट नो, अभी तो कल ये स्टोरी पोर्चुगल की आप कह रहे हैं कि पोर्चुगल की है या किसी मुल्क दूसरे मुल्क की, 8 अरब में पूरी दुनिया में गई है जी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो जाती रहती है जितने भी हमारे जितने भी प्रॉपर्टी 8 अरब डॉलर पर काम करते हैं यहाँ वहाँ ये शायद वो कोई बिशकोरी साहब है, उनकी कोई स्टोरी कल आई है, छोटी जिसकी भी है। तो ये पैसा बेसिकली बाहर फ्लाई किया है। देखिए, पैसा जब भी इंसान कमाता है ना, तो वो इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम पैसा कमाऊं। ठीक है, मैक्सिमम पैसे में से अपना वो खर्चा करता है, जो बाकी सेविंग है ना उसको किसी ना किसी एसेट की सूरत में वो लिक्विडेट करेगा। ठीक है, उसको सेव करेगा। तो गवर्नमेंट कहती है उस पर टैक्स दें। सर सुन लेना, जब वो किसी एसेट की सूरत में लिक्विडेट करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, वो मूवेबल खरीदता है, इमूवेबल है, तो वो पेमेंट करेगा, तो वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल। तो इसलिए जो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स दें। बहुत बहुत शुक्रिया अदील भाई। नाज़रीन, आपने आज की हमारी डिस्कशन सुनी, ये था नॉलेज के लिए। लेकिन एक बात ये है कि पाकिस्तान में अगर आप इस मुल्क में रहते हुए पैसे कमा रहे हैं तो कोशिश करें जितना हो सके, जितना आप कमा रहे हैं उसको हलाल करने के लिए भी, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए भी हम सबको टैक्स देना चाहिए। कमियां कोताहियां हर गवर्नमेंट में होती हैं, शायद हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जिसकी हम डिमांड करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम भी अपना जो हमारी तरफ कुछ बनता है हम वो पूरा टुवर्ड्स गवर्नमेंट देते हैं। ये सोचने वाली बात है।